नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं फिल्म अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत की तरह ये तो नहीं कह सकता कि देश जो है 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ है और देश में जो भी तरक्की हुई है 2014 के बाद हुई है, क्योंकि मैं उसके बहुत पहले पैदा हो गया था, तो मैंने बहुत सारी तरक्कियां देखी हैं। मैंने भिलाई स्टील प्लांट से लेके भाखड़ा नंगल बांध से लेकर बहुत सारी चीजें देखी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, उनके 11 साल पूरे हो रहे हैं और इस 11 साल पूरे होने पे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनका दावा है कि हमने जो काम किए हैं उससे महिलाएं बहुत पावरफुल हुई हैं। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का महिलाओं के सशक्तिकरण पे अच्छा प्रभाव पड़ा है। सरकार का दावा है कि जो कल्याणकारी योजना, जिसमें उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मजबूत किया है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारे समाज का ढांचा ऐसा है और हमारा मेल डोमिनेटिंग समाज है, तो महिलाओं पे अत्याचार भी बढ़े हैं। पितृसत्तात्मक समाज से उनकी अभी भी दूसरे दर्जे की स्थिति कई जगह हमको दिखती है। अभी भी घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का कोई मूल्यांकन नहीं है। न्यूनतम मजदूरी की बात बराबरी की होने के बावजूद महिलाओं को उतनी मजदूरी नहीं मिलती जितना कि पुरुष को मिलती है, और महिलाएं बहुत बार आर्थिक रूप से पुरुष पे आश्रित होती हैं, इसलिए उनका शोषण भी होता है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने सरकार के तीसरे कार्यकाल जो उनका शुरू हुआ, उसका 1 साल हुआ है, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक रसोई गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को वितरित किए गए, जिसमें महिलाओं को धुएं से मुक्ति और बेहतर स्वास्थ्य मिला। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना से 55.6% खाते महिलाओं के नाम पर खुले, जिसमें वित्तीय समावेशन जो है वो बढ़ा है, ये उनका कहना है। 73 आवास योजना में 73% घरों को महिलाओं के नाम पर आवंटित किया है, जिससे उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा विज्ञान, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो कि प्रेरणादायक है। ये अच्छी बात है कि किसी भी समाज में यदि महिलाएं पुरुष के बराबरी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले तो वो समाज आगे बढ़ता है। तो अब हमने इस पे कुछ इसके बारे में आंकड़ों की पड़ताल की। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 60% से अधिक महिलाओं ने के बैंक खाते खोले गए, जो 2014 में 33% की उल्लेखनीय वृद्धि है। मुद्रा लोन योजना के तहत लाखों महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण मिला। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाओं ने नाम कमाए हैं और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी बढ़ी है। खास करके अगर हम भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें वोट बैंक, एक मजबूत वोट बैंक बीजेपी का बनाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, जिसमें महतारी वंदन हो, लाडली बहना योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई। स्व सहायता समूह जो पहले से थे उनको और सक्रिय कराया गया और इसके जरिए महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की बात हुई, दावा भी किया गया और इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। और चूंकि महिलाओं को नगद के रूप में पैसे मिले तो महिलाओं का वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ और बीजेपी की जीत में महिलाओं का बड़ा रोल है। यही वजह है कि 2029 में जो आरक्षण जो है वो महिलाओं का बढ़ाने की बात भी बीजेपी ने कही है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि मातृत्व में भी सुधार आया है, शिशु कल्याण के क्षेत्र में भी सुधार आया है, स्व सहायता समूह में भी महिलाएं आगे आई हैं, पंचायती राज के कारण महिलाओं का नेतृत्व बढ़ा है, राजनीति में भी उनकी संख्या बढ़ी है, वो वहां पर भी मुखर हुई हैं। तो एक महिलाओं को आगे बढ़ाने की रणनीति के तहत भाजपा ने जो है बहुत सारे प्रयोग किए हैं और उसकी योजनाओं का कहीं ना कहीं दीर्घकालिक प्रभाव वो दिखने लगा है। तो एक प्रकार से ये जो महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये तब होगा जब वो आर्थिक सामाजिक स्तर से मजबूत होंगी। और चूंकि पितृसत्तात्मक समाज में सोच में भी बदलाव लाना है, तो वो शिक्षा से संभव है या उनको जवाबदेही मिलेगी और वो जब पावर सेंटर पे होंगी तो बहुत बार आपको अपना काम उन्हीं महिलाओं से लेना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग योजनाओं की बात करें, लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश की ने, जिसमें कांग्रेस जीतने वाली थी और बीजेपी जीत गई, इस योजना का बहुत सारा के बारे में बात होती है। यहाँ पे प्रति माह महिलाओं को 1500 रुपए देते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़े। लखपति दीदी योजना, इस योजना में का भी उद्देश्य जो है ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
इसके माध्यम से स्व सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण और ऋण देकर उन्हें सालाना 1 लाख रुपए की आय हासिल करने में मदद की जाती है। सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। स्व सहायता समूह की जो सक्रियता है वो भी बढ़ी है और उससे कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस और सरकारी योजनाओं को उससे जोड़ते हुए महिलाओं को सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधियों में हिस्सेदारी दी गई है। तो ये इस तरह की योजनाएं जो महिलाओं के लिए, और छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना है, इसमें गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से तक से भी जोड़ा गया है, शिक्षा से भी जोड़ा गया है और अलग उनको आर्थिक रूप से तो समृद्धि दी जा रही है, मासिक पैसे भी मिल रहे हैं, पर उनको बहुत सारे जो उनके हेल्थ से, एजुकेशन से जुड़े कार्यक्रम है उसके साथ भी उनको जोड़ा गया है। और ट्रेनिंग जो है, दरअसल जो महिलाएं हैं उनको किसी न किसी हुनर के साथ रोजगार के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपने घर के कामकाज के साथ साथ उनको वो आर्थिक फायदा ले सके। बहुत सारी अल्पकालिक लाभ देने वाली योजनाएं भी जो है वो भी महिलाओं के लिए लाई गई है। तो पीछे मकसद ये है कि महिलाएं सशक्त हों। अब अगर हम इनके, चूंकि महिलाओं, राजनीतिक दल कह रहा है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं और दिख भी रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में हर जगह महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है, तो क्या कहते हैं आंकड़े और क्या कहता है जो क्राइम का रिपोर्ट है। यदि हम महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों के आंकड़ों पे नजर डालें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो कहता है कि 2024 के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2023 में 4.45 लाख मामले दर्ज हुए थे, जो 24 में 4.6 लाख पहुंचने का अनुमान है। इससे दहेज, हत्या, घरेलू हिंसा और यौन शोषण के मामले शामिल हैं। विश्व बैंक के 2025 के डाटा के अनुसार महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 24% है, जो पुरुषों की से बहुत कम है, 78% से काफी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और गहरा है। पितृसत्तात्मक सोच के चलते सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक ढांचे में महिलाओं को दूसरा दर्जा दिया जाता है, जिसके कारण वे निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित होती है। 2025 के सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार 60% ग्रामीण महिलाओं ने घरेलू हिंसा का सामना की बात स्वीकारी है। कुछ हद तक हमारे देश में कानूनी कमजोरियां भी इसका बड़ा उदाहरण है, जबकि हमने देखा कि बहुत सारे नए नए प्रावधान लाए गए महिलाओं के लिए। जब निर्भया जैसे केस हुए तो धाराएं कड़ी की गई, बावजूद इसके अपराध की जो वृद्धि है वो बढ़ी है। दोष सिद्धि की जो दर है वो 28.7% है, जो न्यायिक प्रणाली में देरी और भ्रष्टाचार को भी दर्शाता है। इस मामले में विपक्षी दल कहते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के बजट में कटौती हुई है। 2023-24 का कुल बजट केवल 0.55% है। इससे पोषण और सुरक्षा योजनाओं पर असर पड़ा है। और वहीं महिलाओं से जुड़ी जो योजना, उसमें शहरी महिलाएं तो कई बार लाभ ले लेती हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र की और आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं पीछे रहती। बहरहाल मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में जो 11 वर्ष पूरे होने पर उनको लगता है कि महिला स्वावलंबन की दिशा में बड़ा काम हुआ है। तो निश्चित रूप से उपलब्धियों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने के आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में भी बदलाव जरूरी है। अगर हम सही में सच्चा सशक्तिकरण चाहते हैं महिलाओं का, तो कानूनी प्रणाली को सख्त करना पड़ेगा। सामाजिक और जो मानसिकता है वो हमको बदलनी पड़ेगी और सभी वर्ग तक समान रूप तक ये बात पहुंचे, तो इस चुनौती को हमको स्वीकारना पड़ेगा। और इसमें राजनीतिक दल बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में बराबरी से दिखेंगी, ये उम्मीद हम करते हैं। नमस्कार।